हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है वही एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों से अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको क्लासें देखने को नहीं मिल रही थी। कुछ पर्सनल इश्यूज थे, कुछ पर्सनल कारण थे जिस कारण हमने क्लासें नहीं ली थी। साथियों, अब पुनः हम आज से अपने इस यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू क्लासें स्टार्ट करने वाले हैं। जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं साथियों। और आप पता है कि आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर राजस्थान जीके की कंटिन्यू एक सीरीज चला रखी थी, पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की। वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। 10 क्लासें अपन ले चुके थे, 11वीं क्लास आज हमारी रहेगी। और रीट पात्रता के लिए हिंदी की क्लासें भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब आप चाहे रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की कर रहे हो, पात्रता की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बीएसटीसी की कर रहे हो, चाहे आप जेल प्रेरी चतुर्थ श्रेणी किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सभी प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है। बस आपको क्लास को पूरा देखना है। आज से हम पुनः कंटिन्यू अपने इस यूट्यूब चैनल पर क्लासें स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, 20 प्रश्न आज की क्लास में रहेंगे दोस्तों, जिसमें से आप अगर 15 प्रश्न सही कर रहे हो तो समझ लीजिए कि आप तैयारी बहुत शानदार जबरदस्त लेवल की है, ठीक है ना। क्लास को पूरा देख के जाना, लास्ट में कमेंट करके बताना कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं और आपको क्लास कैसी लगी। आज से पुनः हम स्टार्ट कर रहे हैं साथियों, तो अपने साथियों को जोड़िए। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, लाइक नहीं किया तो लाइक करें। जो साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर रखें साथियों। अब हम आज से रेगुलर क्लास में स्टार्ट करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा। सबसे पहली प्राथमिकता, आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, 4 ऑप्शनों को देखना है और राइट आंसर का आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर कमेंट करके बताना है। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न आपके सामने रहेगा। बहुत शानदार प्रश्न है साथियों, प्रश्न बहुत ही शानदार और जबरदस्त लेवल के रहने वाले हैं। सबसे पहली प्राथमिकता आपकी प्रश्न को पढ़ना है। हमेशा बोलता हूं कि सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि आपका जो पश्चिमी मरुस्थल है, उस पश्चिमी मरुस्थल में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? बताओ भाई। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कमेंट करके बताना है। प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 15 से 20 मिनट की क्लास रहेगी, जिसमें 20 प्रश्न हम व्याख्यात्मक रूप से हल करने वाले हैं, ठीक है ना। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है। ऑप्शन नंबर ए आपका 60%, ऑप्शन नंबर बी 70%, ऑप्शन नंबर सी 50% और ऑप्शन नंबर डी 40%। देखिए, आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान के भौतिक विभाजनों को 4 भागों में बांटा है साथियों। कितने भागों में बांटा है? ये अपने राजस्थान का मैप है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी जानकारी आपको बता देता हूँ, बाकी आप सभी को याद है तो अच्छी बात है। राजस्थान के भौतिक विभाजन को डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने और ए.के. तिवारी ने 4 भागों में बांटा है, जिसका पहला भाग था आपका उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, दूसरा आएगा आपका अरावली पर्वतीय मैदान, तीसरा आएगा आपका पूर्वी मैदानी क्षेत्र और चौथा आएगा आपका दक्षिण पूर्वी पठार। प्रश्न ने ये पूछा है कि पश्चिमी मरुस्थल में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो देखिए, पश्चिमी मरुस्थल की अगर अपन बात करें ना, जनसंख्या की बात करें साथियों, तो पश्चिमी मरुस्थल में 40% जनसंख्या निवास करती है। कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40% जनसंख्या निवास करती है। तो बताओ अब ऑप्शन में 40% जनसंख्या किस विकल्प में है? तो डी विकल्प में है। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा साथियों। जितने भी साथी डी को लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। अब यहाँ से और प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पश्चिमी मरुस्थल के अगर अपन क्षेत्रफल की बात करें तो 61.11% इसका क्षेत्रफल माना जाता है। पश्चिमी मरुस्थल के अवशेष की बात करें तो ये तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। किसका अवशेष है? तैतीस सागर का अवशेष है। पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। एक तो आता है आपका शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र और एक आता है आपका अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। शुष्क मरुस्थल के भी 2 भाग होते हैं साथियों, ध्यान रखना है। एक होता है बालू का स्तूप युक्त और एक बालू का स्तूप मुक्त, ठीक है ना। जब हम इसको व्याख्यात्मक रूप से पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे, जब अपन थ्योरी बैच क्लासें स्टार्ट करेंगे। पश्चिमी मरुस्थल को भी 4 भागों में बांटा है। एक आता है आपका गग्गर का मैदान का क्षेत्र, एक आता है आपका शेखावाटी मैदान क्षेत्र, एक आता है आपका नागौर उच्च भूमि और एक आता है आपका लूनी जवाई बेसिन। इतने सारे प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। अब
पहला ही प्रश्न का राइट आंसर आपका डी होगा। 40% जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल पूछ ले तो 61.11% है। अवशेष पूछे तो 33 सागर का अवशेष है। ठीक है ना, क्लियर है ना। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने है, शानदार प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृतिक प्रदेशों का भाग जो अधर प्रवाह क्षेत्र में है। देखिए अधर प्रवाह क्षेत्र की बात कर रहा है, ठीक है ना। और जब अधर प्रवाह क्षेत्र की बात कर ली जाए तो ये आपके दक्षिण से दक्षिण पश्चिम की ओर आ जाता है। कहाँ आता है? दक्षिण से दक्षिण पश्चिम की ओर आता है। अब बताइए दक्षिण से दक्षिण पश्चिम विकल्प नंबर सी में है, तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी सी विकल्प का चयन करेंगे वो सभी सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े साथियों। अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो कि आपकी अरावली पर्वतमाला राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से किस जिले से होकर प्रारंभ होती है? ध्यान रखना है, प्रश्न ने ये पूछा है कि आपकी जो अरावली पर्वतमाला है वो दक्षिण पश्चिम के ऐसा कौन सा जिला है जहाँ से प्रारंभ होती है और उत्तर पूर्व के खेतड़ी जो कि झुंझुनू तक जाती है। देखिए ये अपने राजस्थान का मैप है। अगर आप जियोग्राफी को मैप के माध्यम से पढ़ते हो तो बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आने वाली है। मैंने अभी बताया था कि आपका जो अरावली वाला क्षेत्र है वो यहाँ से यहाँ तक वाला रहता है। इधर तो आपका दक्षिण आ जाता है, इधर आता है आपका पश्चिम, इधर आता है आपका पूर्व, इधर आता है आपका उत्तर। प्रश्न ने ये पूछा है कि दक्षिण पश्चिम का ऐसा कौन सा जिला है? तो देखिए अरावली पर्वतमाला यहाँ से प्रारंभ होती है और राजस्थान का यहाँ जो जिला आता है वो आता है आपका सिरोही जिला। कौन सा जिला आएगा साथियों? सिरोही जिला आएगा। तो बताइए अब सिरोही जिले कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में है। तो सी विकल्प तो इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी सी विकल्प का चयन करेंगे वो सभी सही रहेंगे। लेकिन सिरोही जिले से प्रारंभ होता है और ये अपने राजस्थान में यूं इसकी लंबाई जो डायरेक्शन है वो देखती है और उत्तर पूर्व के खेतड़ी एक झुंझुनू जिले में आती है। यहाँ पर ये आपके राजस्थान में समाप्त हो जाती है। ठीक है ना। तो सी विकल्प का चयन करने वाले जितने भी साथी हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े साथियों। अगला प्रश्न क्या है वो आपके सामने है। वही अरावली पर्वतमाला से प्रश्न है। प्रश्न ने ये पूछा है कि अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है? देखिए सर्वाधिक ऊंचाई की भी बात करें तो वो भी आपके सिरोही जिले में आ जाएगी। और एक चोटी आती है आपकी अरावली पर्वतमाला की, कौन सी? अरे गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई की बात करें, जिसकी ऊंचाई आपके आती है जिसकी ऊंचाई की अगर अपन बात करें तो कितनी आएगी? कमेंट करके बताओ अगर किसी विद्यार्थी को पता है। 1722 या 1727 मीटर इसकी ऊंचाई आती है। दूसरे नंबर की जो चोटी आएगी वो शेर आएगी साथियों। कौन सी आएगी? शेर आएगी, जिसकी ऊंचाई आप कमेंट करके बताना 1597 मीटर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। सर्वाधिक ऊंचाई अगर राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की करें तो सिरोही जिले में आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में सीधा छपा है साथियों। जैसे मैं आपको बता दूं कि अपनी क्लास के हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट रहते हैं, बस आपको ध्यान से ईमानदारी से आपको क्लास को पूरा देख के जाना है। आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर आप ईमानदारी से किसी भी क्लासों को देखते हो, किसी भी चैप्टर को पढ़ते हो, समझ करके पढ़ते हो, तो वो चैप्टर आपके समझ में भी आता है, वो प्रश्न आपके समझ में भी आता है, वो लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है। आपको अगर कंपटीशन क्लियर करना है तो आपको ध्यान से हर एक बिंदु को क्लियर करके चलना पड़ेगा साथियों, तब जाके कंपटीशन क्लियर होते हैं। भीड़ बहुत है, अलग करना है, भीड़ का हिस्सा नहीं रहना, भीड़ से अलग होना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। नौकरी इस प्रकार नहीं मिलती, नौकरी लगने के लिए काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, और वो मेहनत अगर आप मन से कर रहे हो तो जरूर आप सफलता प्राप्त करोगे। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक की बात करें तो रामदेव जी आएंगे साथियों। कौन से देव जी आएंगे? रामदेव जी आएंगे। विकल्प नंबर डी में है, तो डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अब मेरे को बताइए, यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है कि रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? कमेंट करके बताओ जितने भी साथी जुड़े हैं। रामदेव जी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म होता है ऊंडू कश्मीर। कहाँ पर? ऊंडू कश्मीर। और ऊंडू कश्मीर कहाँ पड़ता है? ये बाड़मेर में पड़ता है सर। कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है, ध्यान रखना है। ठीक है ना। रामदेव जी को रामसा पीर के नाम से जानते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है, सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक रामदेव जी को माना जाता है साथियों।
भगवान कृष्ण के अवतार रामदेव जी को माना जाता है। इनकी समाधि स्थल की बात करें तो रामदेवरा जैसलमेर में है, जहाँ पर एक भव्य मेला इनका देखने को मिलता है, ध्यान रखना है। इनके पुजारी मेघवाल जाति के रहते हैं साथियों, जिनको रिकिया कहा जाता है। जम्मा जागरण अभियान भी इनसे संबंधित देखने को मिलेगा और पीरों के पीर भी रामदेव जी को कहा जाता है। इतने सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न आपके सामने है साथियों, ध्यान रखना है। सबसे पहली प्राथमिकता मैंने बताया है, प्रश्न को पढ़ो। सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान, अभी मैंने बताया था कि जम्मा जागरण अभियान जहां नाम आ जाए तो रामदेव जी को याद रख लेना साथियों। किसको? रामदेव जी। अब बताओ रामदेव जी कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में है सर। तो सी को लॉक करने वाले जितने भी साथी हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न को मैंने पोल में डाला था, काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का गलत आंसर दिया है। जितनी ज़्यादा परसेंटेज मैंने कल ही आज ही देखा था, शायद लगभग 80 के समथिंग परसेंटेज शीतला माता को इन्होंने क्या कर रखा है, लॉक कर रखा है पोल में, जो कि बिल्कुल गलत है साथियों। इस प्रकार से अगर क्वेश्चंसों को, बहुत सिंपल क्वेश्चंसों को गलत करोगे तो सिलेक्शन कैसे होगा? मैंने हमेशा बोला है कि ध्यान से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? ध्यान से पढ़ना है, और ध्यान से पढ़ोगे तो आप एक भी प्रश्न को गलत नहीं करोगे। इसीलिए तो बोलते हैं कि अभ्यास जितना करो, इतना अभ्यास करो कि कोई भी प्रश्न आपके गलत ना हो सके। और अभ्यास अगर आप कर रहे हो तो आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसमें आप निपुणता प्राप्त करोगे दोस्तों। जयपुर राजघराने की कुल देवी पूछा है। क्या पूछा है? कुल देवी पूछा है। ऑप्शन के अनुसार अगर अपन बात करें, देखिए वैसे आपके जयपुर राजघराने की कुल देवी की बात करें तो वो आती है आपकी, कौन सी देवी आएगी? जमवाय माता आएगी साथियों। कौन सी आएगी? जमवाय माता आएगी। और जमवाय माता कहाँ पर है? ऑप्शन में नहीं है। इसका मंदिर की बात करें तो जमवा रामगढ़ जयपुर में इसका मंदिर बना हुआ है। ये कि आपके कछवाहा वंश की कुल देवी मानी जाती है, लेकिन विकल्प में है ही नहीं। विकल्प में नहीं है तो एक माता और आती है जिसको अपन शिला देवी के नाम से जानते हैं, और ये इसका मंदिर आपके आमेर दुर्ग के आमेर महल में बना हुआ है, जो कि सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा लाई गई थी। ठीक है ना? तो शिला देवी को वैसे आराध्य देवी मानते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन विकल्प में आपके कुल देवी जमवाय माता का विकल्प में नहीं है, तो आपको शिला देवी को क्या करना पड़ेगा? चयन करना पड़ेगा। तो शिला देवी आपके ए विकल्प इसका राइट आंसर होगा। जयपुर राजघराने की कुल देवी शीतला देवी नहीं है। पोल में आपने लगभग 80% विद्यार्थियों ने शीतला माता को टिक कर रखा है, जो कि गलत है साथियों। ध्यान रखना है दोस्तों, इस प्रकार से आप तैयारी करोगे तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है ना? आपको हर एक बिंदु को क्लियर करके चलना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। मैंने बोला ना, भीड़ से अलग होना है तो हर एक बिंदु को क्लियर करके चलना पड़ेगा। ठीक है ना? अच्छी लग रही हो क्लास तो लाइक करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि मक्का से चलकर आए पीरों ने किस संत को पीरों का पीर कहा? अभी मैंने बताया था कि पीरों का पीर किसको कहा जाता है भाई? अरे रामदेव जी को कहा जाता है सर। किसको कहा जाता है? रामदेव जी। कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में है सर। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी डी का लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े साथियों। अगला प्रश्न क्या है? बहुत शानदार प्रश्न है, और ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न और बनते हैं, उनको भी अपन क्लियर करेंगे साथियों। अपनी क्लासों की यही खासियत रहती है कि जहाँ से प्रश्न बनता है वहाँ से हर एक प्रश्न के बिंदु को क्लियर करके चलते हैं। ठीक है ना? बीकानेर के राठाणों की कुल देवी की बात करें, जीर्ण माता, शिला देवी, करणी माता, कैला देवी। कमेंट करके बताओ, बीकानेर के राठाणों की कुल देवी करणी माता को कहा जाता है साथियों। किसको कहा जाता है? अरे करणी माता। बताओ, अब कमेंट करके बताओ कि इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है सर। तो इनका मंदिर मिलेगा आपको देशनोक में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अरे देशनोक कहाँ पड़ती है? तो देशनोक बाड़मेर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? देशनोक बीकानेर में पड़ेगी सर। कहाँ पड़ेगी? बीकानेर में। करणी माता मंदिर, करणी माता को चूहों की देवी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि चूहों की देवी किसे कहा जाता है? करणी माता को कहा जाता है। ठीक है ना? किसको कहा जाएगा? चूहों की देवी किसको कहा जाएगा? कमेंट करके बताओ। करणी माता को कहा जाएगा। और करणी माता के मंदिर में एक सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं। कैसे चूहे पाए जाते हैं?
सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं साथियों, जिनको हम काबा कहते हैं। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्या पूछा जाता है कि करणी माता मंदिर में पाए गए सफ़ेद चूहों को किस नाम से जाना जाता है? तो काबा के नाम से जाना जाता है। यहाँ से प्रश्न आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया प्रश्न है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। परचा बावड़ी कहाँ स्थित है? अजमेर में है क्या, जालौर में, रामदेवरा में, कोलायत में? देखिए, परचा बावड़ी की बात करें तो ये आपके रामदेवरा जैसलमेर में देखने को मिलेगी साथियों। कहाँ मिलेगी? रामदेवरा कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। यहाँ पर आपके रामदेव जी का मंदिर लगता है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न आपके सामने है, मैगनीज का किला कहाँ स्थित है? बताओ भाई। मैगनीज का किला, जिसको अपन अकबर के किले के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना है, मैगनीज का किला जिसको अपन अकबर के किले के नाम से जानते हैं, वो कहाँ स्थित है? आमेर, जयपुर, अजमेर, अलवर? कमेंट करके बताओ। तो ये मिलेगा आपके अजमेर ज़िले में। कौन से ज़िले में मिलेगा? अजमेर ज़िले में। अब बताओ कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में है सर। तो सी विकल्प को चयन करने वाले जितने भी साथी हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? बताओ। महाराणा प्रताप ने करवाया था क्या? महाराणा कुंभा ने, महाराणा सांगा ने, महाराणा कुंभा ने, रावल रतन सिंह ने? कमेंट करके बताओ कि मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण आपके महाराणा कुंभा ने करवाया था साथियों। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। और ऐसा माना जाता है कि 84 दुर्ग में से 32 दुर्गों का निर्माण इसने करवाया था। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भाई। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? देखिए, अरावली पर्वतमाला इस प्रकार से गुजरती है। अचलगढ़ सिरोही में, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़, ये आपके अरावली पर्वतमाला के भाग आते हैं। लेकिन जो गागरोन दुर्ग है, ये गागरोन दुर्ग अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। ये आपके दक्षिण पूर्व पठार का जो भौतिक विभाजन होता है उसमें देखने को मिलता है। और गागरोन दुर्ग झालावाड़ में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? झालावाड़ में देखने को मिलेगा। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। गागरोन दुर्ग आपकी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है साथियों, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? मैंने अभी बताया था कि जल दुर्ग की श्रेणी में आपका गागरोन दुर्ग आएगा दोस्तों। कौन सा दुर्ग आएगा? गागरोन दुर्ग। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला प्रश्न, राज्य का पहला रोपवे कहाँ प्रारंभ किया गया था? बताओ। जोधपुर, जालौर, उदयपुर, जयपुर? कमेंट करके बताओ। राज्य का पहला रोपवे आपके जालौर जिले में देखने को मिलेगा। और जालौर जिले में सुंदा पर्वत की पहाड़ियों पर सुंदा माता मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर ये इसका निर्माण कराया गया था। और इसका निर्माण आपके 20 दिसंबर 2006 में देखने को मिलेगा। लगभग 80 मीटर का ये देखने को मिल जाएगा। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न है कि हाथियों को प्राकृतिक आवास उपलब्ध करवाने एवं पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु हाथी गांव कहाँ बसाया गया था? तो ये बसाया गया था आपके कुंडा ग्राम। कहाँ बसाया था? कुंडा ग्राम पड़ेगा आपके आमेर में, और आमेर पड़ता है आपके जयपुर में। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक पर्यटन के विकास हेतु मंदिरों के विकास में जन सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु देवस्थान विभाग द्वारा एक योजना का प्रारंभ किया गया था। वो योजना कौन सी थी? तो वो योजना थी साथियों, अपना धाम अपना काम नाम योजना के नाम से चलाई गई थी। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, अगला प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, कौन सा समाज है जो ऋषि पंचमी के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है? देखिए भाई, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, माहेश्वरी? तो देखिए, ऋषि पंचमी का दिन आपके रक्षाबंधन का त्यौहार आपकी माहेश्वरी समाज द्वारा मनाया जाता है। कौन सी समाज द्वारा? माहेश्वरी समाज। डी विकल्प में है। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अब मेरे को कमेंट करके बताओ कि ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाएगी आपके भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला प्रश्न, किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, सीधा चपटा है। आदिवासियों का कुंभ आपके बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। कौन से मेले को? बेणेश्वर मेला
ध्यान रखना है बी विकल्प में है, तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, गणगौर किसका प्रतीक है, बताओ भाई गणगौर किसका प्रतीक है। गणगौर आपके शिव और पार्वती का प्रतीक माना जाएगा साथियों। किसका माना जाएगा, शिव और पार्वती का प्रतीक माना जाता है। गणगौर त्योहार की बात करें तो गणगौर त्योहार मनाया जाएगा आपके चैत्र की शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। इसकी सवारी आपके जयपुर की फेमस है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर के आया हूं, सुगंध दशमी पर्व किन धर्मावलंबियों से जुड़ा है। देखिए सुगंध दशमी पर्व की बात करें तो ये आपके जैन धर्म से संबंधित है साथियों। कौन से धर्म से संबंधित है, जैन धर्म। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। साथियों ये तो थी आज की क्लास जिसमें हमने 20 टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। अब आप पूरी ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि आप कितने प्रश्न सही कर रहे हो। अगर आप 15 प्लस प्रश्न सही कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत शानदार और जबरदस्त लेवल की और आप सिलेक्शन के हकदार हैं साथियों, ठीक है ना। क्लास अच्छी लगी हो तो एक शेयर करना अपने दोस्तों को और लाइक जरूर करें। जो साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर रखें। आज से अब हम रेगुलर क्लासें आपको देखने को मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। तैयारी करते रहिए और अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके तैयारी जरूर करते रहिए।